स्टार्ट करने जाने वाले हैं एक वन ऑफ दी अवर ब्रांड न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने प्रिंसिपल सारे के सारे कवर कर लिए जो कि हमें जेनेटिक्स में इस्तेमाल करना था। पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, बोलते हैं ना किसी का बेसिक क्लियर करना, तो वो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो पूरा का पूरा इसका बेसिक था। अभी उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिस्कवरी कैसे हुई। मेंडल ने पहला एक आदमी था जिसने डिस्कवरी करना चालू किया दुनिया में पहली बार। ठीक 7 साल तक के एक्सपेरिमेंट के बाद 1865 में उसने अपने सारे वर्क को जमा किया। इसके बाद कई सालों तक वो अनऑर्गेनाइज रहा, फिर भी 1900s के बाद उसकी डिस्कवरी फिर से चालू की गई और उसी के बेसिस लॉस के ऊपर से क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस बनी। बाद में हमने उसके कुछ डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा और इसके बाद आखिरी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे वो चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो आज से स्टार्ट करते हैं एक अपना ब्रांड न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि पूरा का पूरा पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक, ये चैप्टर होने के बाद आई थिंक सो कि हमें बायोटेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक्स बायोटेक से रिलेटेड है। पर देखते हैं, ठीक अब वो आपके ऊपर डिसाइडेड है कि क्या आप क्या चाहते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप समझ लो कि दैट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहला वर्ड यहां आया इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? एक ऐसा कैरेक्टर है या फिर एक ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है और एक कैरेक्टर बिल्डिंग करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये आता है, उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए। We have two important terms, one is of DNA and another one of RNA. वीडियो क्लियर है? I don't think so. स्टार्ट करें? चलो, वीडियो क्लियर नहीं था। अब आते हैं यहाँ पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए। तो इसको हम दोनों को एक अलग अलग पैटर्न में समझेंगे, डीएनए को अलग से और आरएनए को अलग से। अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डीएनए। उससे पहले ये समझ लेते हैं डीएनए और आरएनए होते क्या हैं। अब मेंडल ने जब ये सारे के सारे अपने वर्क्स को सबमिट कर दिया तो उनके सबमिशन के कुछ सालों बाद से ही इनहेरिटेंस आखिरकार किसके कारण होता है, इसकी खोजबीन में लोग यानी साइंटिस्ट लग गए। अब कई सालों तक खोजी होती रही, पर उसके बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने आखिरकार ये बताया ही कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेट करता है। मतलब यही एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसी चीज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। जब पावरफुल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तब ये सारी चीजें डीएनए और आरएनए का पता चला। डीएनए बेसिकली बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में हमें डीएनए ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटीज में बोलेंगे तो डीएनए, और वैसे बोलेंगे माइनॉरिटी में तो आरएनए देखने को मिलता है। ठीक, ये अब डीएनए किस किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जहां उनमें भी डीएनए देखने को मिलता है। अब आता है आरएनए। आरएनए इन सब को छोड़ करके ज्यादातर आरएनए वायरस में देखने को मिलता है। किसमें? वायरस में देखने को मिलता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या आता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, दो यहाँ पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहते हैं, बट उसमें ठीक कितना ही एक ही ऊपर में चैन प्रेजेंट रहता है। वो किस तरह से होता है वो अभी थोड़ा देर में एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाए। आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या रहा है? डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सीराइबो मतलब दो, ठीक है, दो राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए में प्रेजेंट रहता है, बट आरएनए की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
तो पहला टॉपिक डाल लो, एज डीएनए मेजॉरिटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट रहता है। डीएनए वर्ल्ड कंप्लीट करने के बाद हम जस्ट स्टार्ट करेंगे आरएनए वर्ल्ड। ठीक, तो पहला टॉपिक है अपना डीएनए वर्ल्ड, एसजेपी वर्ल्ड। चलो, तो पहला करीब करीब अगर डीएनए की बात की जाए तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसका डिफरेंट बेस पेयर्स अपने को मालूम चलता है। अब बेस पेयर क्या होते हैं, चल, तो बेस पेयर्स ये सारी चीजें कंक्लूड एक साथ मैं नहीं बता सकता, अगर अभी बता दूंगा तो चलो आपका सबसे पहले एक काम करते हैं, आपका बेसिक क्लियर करना चालू करते हैं, फिर मैं बताऊंगा बेसिस किसमें कितने बेसिस होते हैं, कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स शो करता है, एक ह्यूमन शो करता है या एक एनिमल शो करता है। ठीक है, ह्यूमंस में ज्यादा बेसिस, ह्यूमंस में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है कि एनिमल्स में या फिर किसी भी बैक्टीरिया में। तो ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर करना जरूरी है, तो डीएनए वर्ल्ड सबसे पहला टॉपिक डाल लिया आपने, डीएनए वर्ल्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। अब डीएनए वर्ल्ड, एज डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। डीएनए में 3 चीजें प्रेजेंट रहती है। पहला क्या, पहला एक नाइट्रोजनस बेसिस, पहला नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा पेंटोस सुगर, ठीक है। तीसरा आ जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोस सुगर फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजों से ही डीएनए बना होता है। किन चीजों से बना रहता है, ये 3 चीजों से ही बना रहता है, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस सुगर, इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजनस बेसिस, अब इनके बाद ये तीनों चीजें क्या होती हैं, लेटर ऑन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिख लो नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बोल सकते हो कि दीज आर टाइप्स ऑफ बेसिस, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिस विच आर प्रेजेंट इन अ डीएनए विच मेक अ डीएनए मेकअप। ठीक है, डीएनए की मेकअपिंग करने में ये मदद करते हैं। अभी मैंने बोला था कि इस ऑर्गेनिजम्स में कितना बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस के कारण ही होता है। तो नाइट्रोजनस बेसिस जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप क्या आ जाएगा, पहला टाइप प्यूरिन, PURIN प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन, PYRIMIDINES पिरामिड्स। प्यूरिन्स क्या होता है और पिरामिडिन्स क्या होता है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा ना तो देख लेना, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक, तो वहां से जाके मेरे सॉर्टेड नोट डाउनलोड कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के हैं, मजा आए तो एक जरूर लाइक हिट करना। चलो, प्यूरिन्स और दूसरा पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स, व्हाट इज प्यूरिन्स, प्यूरिन्स जनरली 2 सेटअप्स होते हैं, एक तो ए का, ठीक है, एक ए वर्ड का और दूसरा जी वर्ड का, ठीक। ए यानी इधर साइड लिख दे रहा हूं, उधर प्यूरिन का पिरामिडिन का लिख दूंगा। ए यानी एडेनोसिन, ADENOSINE, एडेनोसिन मत बोलो, एडनाइन बोलो, ठीक है। इसको क्या होता है, GUANINE गुआनाइन, और ये एडानाइन, ADEANINE एडानाइन, ठीक, क्लियर है। कंप्लीटली 2 चीजों से बना होता है प्यूरिन, एक तो एडेनाइन ADENINE और दूसरा गुआनाइन GUGNINE गुआनाइन। तो ये 2 चीजों से प्यूरिन्स बने रहते हैं जो कि कलेक्टिवली अपना आगे जाके बेस पेयर्स फॉर्मेशन करेंगे। वहीं पिरामिडिन्स की अगर बात करेंगे तो पिरामिडिन्स टोटल 3 टाइप के होते हैं। आरएनए का भी केस यहीं देख लेते हैं ताकि आगे जाके आपको क्लियर रहे दोनों में डिफरेंस।
तो पिरामिडिन 3 टाइप्स के, एक तो CYTOSINE साइटोसिन जिसे C से डोनेट किया जाता है, इसके बाद URICIL यूरासिल जिसे U से डोनेट किया जाता है, और आखिरी में आ जाएगा अपना थायामीन THYAMINE थायामीन जिसे T से डोनेट किया जाता है। ये 4 आ जाएंगे। अब यहाँ पास टोटल ये 3 टाइप के होते हैं, बट पिरामिडिन्स की एक और खासियत है कि यहाँ पास जो यूरासिल और थायामीन है, ये जो U एंड T इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एकदम से अलग अलग सा है। कैसे? जो हमारा यूरासिल होता है वो आरएनए में प्रेजेंट रहता है, किसमें? आरएनए में, और थायामीन प्रेजेंट रहता है अपना डीएनए में। यह बात को याद रखना, और यह भी एक बहुत बड़ा अंतर बनता है डीएनए और आरएनए में, और जो कि स्टेबिलिटी के केस के लिए भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में स्टेबल कौन होता है और उसका कारण क्या है। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, उसका सबसे ज्यादा कारण क्या होगा। तो ये यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए, एक तो प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन, PURINES प्यूरिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स, दूसरा पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स 2 टाइप्स में डिवाइड है फर्दर फिर से, एक तो एडानाइन, दूसरा गुआनाइन जिसे एडानाइन को ए से डोनेट किया जाता है, गुआनाइन को जी से डोनेट किया जाता है। पिरामिडिन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो साइटोसिन, दूसरा यूरासिल और तीसरा थायामीन। ठीक, इन सबको सी से, यू से और टी से डोनेट किया जाता है। अब जिसको जिससे डोनेट किया जाता है उसको उसी अकॉर्डिंग में समझना और पढ़ना। देखो, ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये सेम टू सेम अपने अल्फाबेट्स टाइप का है। हम बचपन में कैसे एक अल्फाबेट्स पढ़ते थे, जो इंफॉर्मेशन है यहाँ डीएनए में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इतना हम प्रीवियस लेक्चर में यानी प्रीवियस चैप्टर में ही समझ के आ चुके हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। अब ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन डीएनए में रहता है ये बेसिस, इन्हीं बेसिस के पे आधारित रहता है, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अब जिस तरह से हम अल्फाबेट्स बचपन में पढ़ते थे, अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स पढ़ते थे, यहाँ डीएनए के लिए 4 अल्फाबेट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आरएनए के लिए भी 4 अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, बट दोनों में अंतर सिर्फ ये रहेगा कि उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे बट थायामीन नहीं पढ़ेंगे, उसकी जगह यूरासिल पढ़ेंगे। ठीक है, और चलो सॉरी भाई लोग, यहाँ तक बीच में रुक गया था, 2-3 बार रुकना पड़ा है, तो स्टार्ट करते हैं आखिरकार। तो जो अपने पास यूरासिल रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के लिए वैलिड होता है, वहीं अगर थायामीन की बात करूंगा, ठीक है, तो वो डीएनए के लिए वैलिड रहेगा। आप ना तो थायामीन को किसके लिए यूज कर सकते हो, आरएनए के लिए, ना ही यूरासिल को डीएनए के लिए यूज कर सकते हो। दोनों के लिए रिस्ट्रिक्शन रहता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट रहता ही नहीं है तो हम यूज क्या करेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर है। नाइट्रोजनस बेसिस समझ है। नाइट्रोजनस बेसिस एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन। प्यूरिन्स में आ जाता है अपना एडानाइन और दूसरा गुआनाइन, और पिरामिडिन में 3 चीजें आती हैं, एक तो साइटोसिन, यूरासिल और तीसरा थायामीन। ये दोनों टॉपिक क्लियर। चलो, तो अगर समझ आए ये सारा कॉन्सेप्ट किस तरह से बेसिस पे है। देखो, अगर हम जैसे बचपन में 26 अल्फाबेट्स पढ़ते थे और वो 26 अल्फाबेट्स को इधर उधर करके हम एक वर्ड बनाते थे और उस वर्ड का एक मीनिंग निकलता था और उस मीनिंग से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती थी। सेम टू सेम यही केस यहाँ भी होता है नाइट्रोजनस बेसिस में, यानी सिंपल से बोलो डीएनए में। ठीक है, डीएनए क्या आ जाएगा, एक अल्फाबेट्स की तरह मान लो, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में 4-5 अल्फाबेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, डीएनए के लिए बात कर रहे हैं तो 4 अल्फाबेट्स प्रेजेंट रहते हैं, आरएनए के लिए भी बात करेंगे तो 4 ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आरएनए के केस में ए, जी, सी और यू प्रेजेंट रहेगा, बट अगर डीएनए की वही बात करूंगा तो ए, जी, इसके बाद सी और टी भी ये प्रेजेंट रहेगा। दोनों का डिफरेंस समझ आया। तो ये सारी की सारी ये वर्ड्स मिल करके 3 वर्ड्स का कोडोन कोड करते हैं। ठीक है, वो कोडोन्स एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक स्पेसिफिक
प्रोडक्ट कोड करता है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बॉडी में। समझ आया? तो ये सारा का सारा अल्फाबेट्स जैसे हम बचपन में पढ़ते थे उसी तरह से ये भी डीएनए की कोडिंग में भी सारी चीजें उसी तरह से रिलेटेड है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फटाक से इसी में आगे बढ़ जाते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, पेंटोस शुगर। व्हाट इज पेंटोस शुगर? सिंपल से समझ लो, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोस शुगर एक टाइप की शुगर होती है। जनरली शुगर किसकी बनी होती है? कार्बन्स की बनी होती है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हो अपने डीएनए के अंदर भी शुगर है। हाँ चलो, तो पेंटोस शुगर इज अ टाइप ऑफ शुगर और विच एक टाइप का बैकबोन, पूरा का पूरा चैन जो बनता है ये पेंटोस शुगर की बने से बनता है, ठीक है। और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप की वजह से बनता है। फॉस्फेट ग्रुप को पी से डोनेट किया जाता है एज ये एक टाइप का फॉस्फोरस टाइप का, ठीक। चलो, तो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ही मेन बैकबोन क्रिएट करते हैं किसी भी डीएनए के लिए, ठीक। मेन बैकबोन क्रिएट करते हैं किसी भी डीएनए के लिए। तो ये सारी टॉपिक क्लियर हो तो एक फटाक से इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। और अगर पीडीएफ किसी को चाहिए होगा इसका तो लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक अरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड दे देना जेपी वर्ल्ड। अगर ना खुले तो कमेंट कर देना, पर जेपी वर्ल्ड देते ही खुल जाएगा। और एक नंबर नोट्स हैं, खाटी नोट्स हैं, जिसका और जिसने जो अपना नोट्स मेरे चैनल पे अपडेट कराना चाहता है they can email their notes at my email id jayprakash patel9@gmail.com पे। और मैं फाइनली उसका अगर मुझे अच्छा लगा तो फाइनली मैं उसका रेटिंग करके अपना जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रखूंगा उसके नाम के साथ। चलो, तो ये हो गया हो तो भैया इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया है। चलो, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा अपना डीएनए वर्ल्ड में। नॉर्मल में हमने समझ लिया डीएनए किन तीन चीजों से बना है, एक नाइट्रोजन बेसिस पेंटोस शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप से। नाइट्रोजन बेसिस कुछ टाइप्स के बेसिस रहते हैं, ठीक है। वो बेसिस में दो टाइप्स के बेसिस हैं, एक प्यूरिन दूसरा पिरामिडिन्स। और प्यूरिन्स भी दो टाइप्स का होता है, पिरामिडिन्स भी दो टाइप का होता है डीएनए के लिए। आरएनए के लिए दो टाइप्स का रहता है, पर उसमें यूरासिल एक एक्सेप्शन रहता है, इसीलिए उसमें यूरासिल प्रेजेंट रहता है थायामीन की जगह। तो ये कॉन्सेप्ट आरएनए के लिए सिर्फ वैलिड रखना। दोनों के एक साथ समझा दिया हूं ताकि बाद में फर्क ना पड़े। तो इसको रब करके जस्ट इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या क्या चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एक क्या कर लेता हूं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं डीएनए को, ठीक। तो डीएनए ड्रॉ करने का आपको भी तरीका बता रहा हूं। डीएनए एकदम सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हो अगर मेरी बात मानोगे। कैसे? चलो, एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको भी पता चल ही जाएगा। यहां पास कभी रब कर देते हैं तो जगह ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले एक प्राइम में क्या रहता है, फॉस्फोरस जुड़ा रहता है, पी जुड़ा रहता है, ठीक। तो इसे पी डोनेट कर दो। इसके साथ साथ जस्ट फॉस्फोरस किसके फिफ्थ कार्बन से जुड़ा रहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हम पढ़ेंगे इसी के जस्ट बाद। और इसी कार्बन के थ्रू अटैच रहता है हमारा ऑक्सीजन, एक, ठीक। अब इसी कार्बन से एक फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट एक और फिर से क्या जुड़ा रहता है, फिर से एक कार्बन फॉस्फोरस जुड़ा रहता है, पी जुड़ा रहता है, ठीक है। एक टाइप का फॉस्फोरस मत बोलो भाई, गलत हो जाएगा। क्या जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। फॉस्फेट ग्रुप एक टाइप का, ये डायरेक्टली कार्बन और ये H और ये H, ठीक है। फिर इस तरह से ये गया आगे गया, ये भी आगे गया आगे गया। अब यहाँ पास से अपने पास इस तरह से फिर से, और यहाँ एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसी तरह से आपको चार बना लेना है, क्योंकि अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो चार बना लेंगे तो ज़्यादा अपने पास समझ आ जाएगा। कार्बन और इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, ठीक है। एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, और ये आखिरी बना लेते हैं ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। ये अपना कार्बन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। थोड़ा छोटा होते गया है बट आप सीरीज में बना लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं था इसलिए मेरे को आगे का छोटा करना पड़ा है।
इस साइड में सब में जुड़ा रहता है एक एक बेस, जैसे कि पहले के लिए ए जोड़े दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड वन फॉर सेकंड वन ए टी, थर्ड के लिए क्या जोड़े देता हूं, ए टी जी, और फोर्थ के लिए सी। ठीक, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहीं अगर छोड़ देता हूं तो ये सिंपल स्ट्रक्चर आरएनए के लिए हो जाएगा। बट अगर इसी में सेम टू सेम मैं इधर साइड भी कोडिंग कर देता हूं, जस्ट मतलब इसी का अपोजिट, ये कितना है 5 प्राइम से 3 प्राइम ले लेते हैं, तो नीचे में कितने से 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएंगे, ठीक है। ऊपर में अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहे हैं तो नीचे में कितना जाएंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम। चलो ये दोनों, अब तो इसका भी कोडिंग कर लो। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहां और भी है कि दैट ये ए किसके साथ जुड़ेगा, टी किसके साथ जुड़ेगा, जी किसके साथ जुड़ेगा और सी किसके साथ जुड़ेगा। तो ए जुड़ता है हमेशा टी के साथ, ठीक है। इसका एक याद करने का, मेरे स्कूल में एक सर थे, उन्होंने बताया था, उसी वाले को मैं आपको भी फॉर्मूला बता देता हूं। ए टी, ठीक, सी जी एट छत्तीसगढ़, आई लिव इन छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। तो एट ए किसके साथ हमेशा जुड़ेगा, टी के साथ, मतलब एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा हमेशा थायामिन के साथ, और सी यानी साइटोसिन हमेशा गुआनाइन के साथ जुड़ेगा। क्लियर है। चलो, तो ये हमेशा आप जोड़ देते हैं। जनरली किसके बीच में कितना बॉन्ड रहता है, ये भी कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है, ठीक। तो ए जुड़ता है टी के साथ, एज मैंने जैसे बताया है, तो कितने बॉन्ड के थ्रू, थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन, इसको ऐसी जोड़ने का तरीका होता है, कितने साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको जोड़ देते हैं और यहाँ रहेगा अपना टी, और जनरली इस तरह से, ठीक। ये बेसिस को सिंपल उल्टा एकदम से बना देना। जस्ट हम लोग इस बार क्या करते हैं, यहीं से बनाना चालू कर देते हैं। इस साइड क्या रहेगा, आखिरी में इधर एक चीज और मैं भूल रहा था, इसको आप मत भूलना, OH आखिरी में प्रेजेंट रहता ही है 3 प्राइम एंड में, ठीक है। एक 3 प्राइम एंड में OH प्रेजेंट रहेगा और एक 5 प्राइम एंड में अपना P प्रेजेंट रहेगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये प्रेजेंट रहता ही है, ठीक है। डीएनए के केस बात करें, प्रेजेंट रहता ही, तो सिंपल इस तरह से आ जाएगा। नाउ अगर मैं इसके लिए कार्बन ड्रॉ करता हूं तो ये जस्ट इसका उल्टा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उल्टा वाले स्ट्रक्चर को लेते चलना और सिर्फ जोड़ते चलेंगे। तो इधर साइड यहाँ पास क्या जोड़ देना, जस्ट 8 के साथ टी, ए के साथ, फिर इधर साइड ए आ जाएगा, इधर साइड इसके साथ जी के साथ 3 बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा रहेगा, सी, और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा अपने पास जी, ठीक। ये नीचे का भी सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा। हाँ, पर इधर ध्यान रखना, इधर ऊपर में 5 प्राइम से 3 प्राइम बना है, तो इधर 5 प्राइम होगा और इधर साइड क्या हो जाएगा 3 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। 5 प्राइम इधर होगा और 3 प्राइम इधर होगा। ये बात को ध्यान रखना, जस्ट उल्टा रह जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने से जुड़ता है ये मत भूलना। तो अब ये हो गया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, और साइड में मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट भी समझाना है, तो उससे स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली अगर मैं ये वाले को रब कर, थोड़ा साइड करके रब कर देते हैं, मेरे को इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पास से ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पास एस समझ लो अपने पास ए है, ठीक है। ये जुड़ा है किसके थ्रू, 2 बॉन्ड के साथ, किसके साथ, थोड़ा जगह चाहिए यार, समझ के चलना, यहाँ याद रखना, ठीक। स्टार्ट करते हैं। अपना हमने नाइट्रोजनस बेसिस तक समझ लिया था, थायमिन और यूरासिल का भी केस समझ लिया था। यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसको हटाओ, सिर्फ थायमिन को पकड़ के चलो। अब जो भी हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, ऑल नाइट्रोजनस NITROGENOUS नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, वो फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर,
ठीक है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के थ्रू अटैच रहते हैं। अब ये सारी एक थ्योरी एक लाइन बाय लाइन समझ लें, क्या समझ लेते हैं, वो वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो इसको भी ये नोट कर लियो, तो सॉरी भाई एक बार रब कर रहा हूं, इस बार मैं वैसे कर रहा हूं, ठीक। फर्स्ट कार्बन जो भी रहता है किसका, पेंटोज, PNTO, पेंटोज शुगर का, उसके थ्रू अपना ऐड रहता है, क्या चीज ऐड रहता है, फर्स्ट कार्बन के साथ ऐड रहता है अपना एज नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक। और ये किसके बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है, ये अपना, ये जो बॉन्ड यहां पास मैंने बताया था, फर्स्ट कार्बन, यहां फर्स्ट कार्बन ही आता है, जैसे यहां पास ये पास बाल रहे हैं, तो यहां पास जो कार्बन प्रेजेंट है वो फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन जो प्रेजेंट है वो फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट रहता है, और इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप समझ सकते हो कौन सा बॉन्ड रहता है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अटैच विथ थ्रू लिंकेज, LINKAG, लिंकेज विथ एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अटैच रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आए, चलो। और क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं अपना न्यू, ठीक है, क्या फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। न्यूक्लियो NuClEO न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा धीमा धीमा जा रहा हूं ताकि बेसिक आपका क्लियर रहेगा ना, तो आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइडिक के साथ अटैच रहते हैं। अब ये दो न्यूक्लियोसाइड्स रहते हैं, ये किसके थ्रू अटैच रहते हैं, हमारे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अटैच रहते हैं फर्स्ट कार्बन के साथ। अब नेक्स्ट यहां पास से सेकंड पॉइंट डालो। नेक्स्ट जो हमारे पास PENTO, पेंटोज शुगर, एक कॉन्सेप्ट समझ ले क्या थोड़ा सा, ठीक। जो अपने पास पेंटोज शुगर रहता है वो फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच रहता है, ठीक है। 5 प्राइम एंड, जहां साइड अगर OH प्रेजेंट है तो उधर साइड फास्फोरस कभी भी अटैच नहीं रहेगा। फास्फोरस हमेशा फिफ्थ कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच रहता है। किसके डायरेक्टली अटैच रहता है, पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच रहता है। ये कौन सा बॉन्ड के थ्रू, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसे फॉस्फोडेरिक, PHOSPHODER, इसे फॉस्फोडेरिक LINKA लिंकेज बोला जाता है। कौन सा लिंकेज रहता है, फॉस्फोडेरिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू ये अटैच रहते हैं। और क्या फॉर्मेशन करते हैं, फॉस्फोडेरिक लिंकेज के थ्रू अटैच होकर के ये कलेक्टिवली पूरा, अभी हमने शुरू में ही न्यूक्लियोसाइड्स प्रिपेयर कर लिया था, अब न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया है, तो ये कलेक्टिवली अपना बना लेते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, NuClETIDES, ठीक है। क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स, दो ठोक न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, फिर से फॉस्फोडेरिक लिंकेज के थ्रू, और बाद में इसी तरह से सिवरल्स जो अपने पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बहुत सारी अटैच हो के एक हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस बनता है DNA का। अभी समझ आया कॉन्सेप्ट, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर तुरंत इसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा एज कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक। वो नाइट्रोजनस बेसिस अपने अटैच रहते हैं फर्स्ट कार्बन से, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच रहते हैं। किस बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। और क्या फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट ओवर। नेक्स्ट, पेंटोज शुगर्स के साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप किसके, पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच रहता है, किस बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडेरिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू
अटैच रहता है और फर्दर वो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़े होते हैं, वो भी फॉस्फोडेरिक लिंकेज के थ्रू ही जुड़े रहते हैं। अब ये सिवरल न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और जुड़ते जाएंगे और कलेक्टिवली वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं, पॉलीटाइड्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सवाल है ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कि अपने को समझना था डीएनए के बेसिस पे। आप पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग सभी को समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। कहीं कुछ भी डाउट हो, को भी कौन सा किसके साथ अटैच होता है, कौन कहां से बना, ये सब समझ आ गया होगा। चलो तो इसका एक स्क्रीन